चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th सरल रेखाओं की विविध प्रश्नावली का ये 11वां क्वेश्चन और उससे पहले के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मिल गया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं फिर से कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत कुछ समझा के आपको जाएगी आपकी यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ज्यामिति की समझ को बहुत बेहतर बना देगी एक्सरसाइज। इसके हर एक क्वेश्चन में दम है, तो बेटा इसको आप बिल्कुल करें, अच्छे से करें और बहुत अच्छे से आपको काम में आएगी ये एक्सरसाइज। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और बाकी आप सभी को पता है कि सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने आपके सामने रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के भी क्लिक करके प्रत्येक चैप्टर को देख सकते हो, आराम से सामने खुले हुए दिखाई देंगे आपको, है ना। चैनल पे जाओगे, वहाँ भी प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर्स 1 2 3 4 5 यहाँ तक कि क्लास 10th का कोर्स, 9th का कोर्स, है ना, और फिर 11वीं का कोर्स सब दिखाई देगा। तो चलिए अभी तो हम अपने 11वीं के कोर्स की ही बात करते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर के बिंदु 3 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3 से 45 डिग्री का कोण बनाता है ना, बनाती है, ये नहीं लिखा है, बनाती है। तो पहले क्वेश्चन को एक फिगर में ढाल लेते हैं, एक चित्र सा देख लेते हैं। उसने कहा है कि लाइन का इक्वेशन याद करना, जो कि मान के चलो कि वो इस लाइन का इक्वेशन याद करना चाह रहा है। इस लाइन के ऊपर कहीं पर एनीवेयर एक पॉइंट है 3,2 और इससे एक दूसरी लाइन है हमारे पास और वो लाइन का इक्वेशन है x माइनस के 2y दैट इज इक्वल टू 3। इस इनके बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने रेखा के समीकरण को ज्ञात करने की विधियां पहले ही पढ़ चुकी हैं, है ना। देखो समीकरण अगर ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो कितनी कंडीशन है हो सकती है। सबसे पहले आपको m पता हो और एक पॉइंट पता हो, ठीक है ना। m मतलब ढाल पता हो और एक बिंदु पता हो, तो आप आसानी से फॉर्मूला लगा लेते हो y माइनस y1 और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो रेखा का समीकरण तुरंत आपको मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि दो पॉइंट पता हो, जैसे x1 और y1, है ना, और x2 और y2, आपको दो पॉइंट पता है और लाइन का इक्वेशन निकालना, तो सीधी बात है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, अरे नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ऐसे ही दो तीन तरीके और हैं जिनका जिक्र मैं पहले करके आया हूं, यहाँ पर डिटेल से करवाऊंगा तो फिर मेरे क्वेश्चंस रह जाएंगे, फिर कहोगे आप एक लेक्चर में आप इस एक्सरसाइज को कराने में बहुत सारे लेक्चर्स इस्तेमाल में हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमें बात करनी है कॉन्सेप्ट वाइज, जो उसने कहा है उसी के हिसाब से। तो मतलब ये है कि हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का मैं नाम लिख लेता हूं, सपोज कर लो इसको मैं पॉइंट को यहाँ पे P कह लेता हूं, इसको मैं Q कह लेता हूं। तो मुझे P Q को इक्वेशन निकालना है और ये दूसरी लाइन है, ये PR है। क्या है? PR है। अब ध्यान से देखना आपको। हम मान लेते हैं, ठीक है ना, माना जो मेरी रेखा है, रेखा जो PR है, PR का जो ढाल है ना उसको मैं M1 मान लेता हूं, इसके ढाल को M1 मान लेता हूं। जो समीकरण दिया है उस समीकरण से अगर मैं निकालूं तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या करता हूं 3 को उधर ले आता हूं और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं। क्योंकि आपको पता है अगर आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी गई है व्यापक रूप में, तो उसका जो ढाल है आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस a अपॉन बी, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ये सब चीजें हम लिखवा के आए हैं। अगर समीकरण इस रूप में है तो उसका ढाल इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दो, क्योंकि यहाँ बराबर 0 नहीं था तो मैंने 3 को उधर ले आया और बराबर 0 कर लिया, तो इसका जो m1 निकलेगा बेसिकली वो निकल आएगा बेटा, वो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो सीधी सी बात है m1 हमें 1/2 दे देगा। तो ये हमारा ढाल जो आया है ये हमारा PR का ढाल आ गया। लेकिन हमें किसका चाहिए? PQ का ही तो इक्वेशन निकालना है मुझे PQ का ही तो समीकरण निकालना है मेरे भाई, यही तो काम करना है। तो PQ का समीकरण निकालने के लिए मुझे सिर्फ ढाल चाहिए P, है ना। इसका अगर मैं ढाल निकाल लेता हूं, एक पॉइंट उसने ऑलरेडी दे ही दिया है मेरे भाई ने ऊपर की तरफ, है ना, तो उसको यूज कर लिया जाएगा। तो दोबारा कर लेते हैं कि माना जो PQ रेखा है, PQ का ढाल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं और कह देते हैं कि M2 है। लेकिन एक बात है, उसने कहा है PQ
तथा, ठीक है ना, जो पी आर है के बीच का जो कोण है, के बीच का जो कोण है बेटा, दैट इज 45 डिग्री, वो 45 डिग्री होता है। और आपको पता है कोण निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बात आपको पढ़ के आए हो आप लोग, का मोड हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लगा लूँ, इस फॉर्मूले को यूज कर लूँ, तो यहाँ से मैं इसको इस्तेमाल करके मैं m2 निकाल सकता हूँ, है ना। इसकी स्लोप को मैंने m1 कहा है, इसकी स्लोप को मैंने m2 कहा है। तो tan 45 इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 एंड m2। अब मेरी बात सुनो, m1 का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ m1 का मान आप 1/2 कंसीडर करके चलो। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 45 का मान टेबल से देखोगे, वैसे दिमाग में होना चाहिए, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस के 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 अपॉन 2, ठीक है बेटा। और आ जाएगा हमारे पास में 2 से 2 कटेगा, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस 2m2 अपॉन 2m2, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात सुनो क्या बात सुनोगे, एक बात सुनो। आपको मैंने बताया है कि जब मोड वाली चीज हम लोग मोड को जब हटाएंगे, बेसिक सी बात ये है, मोड को जब हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। वो ऐसा क्यों है, अगर मोड को हटाते तो ये प्लस माइनस क्यों आता है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, जो समझदार बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे बेटे कि अगर हम मान के चलो मेरे को 7 का मोड निकालना है, तो 7 आएगा ना, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लास 6 में भी था, 8 में भी था, और कहीं ना कहीं 9th और 10th में भी आपने जिक्र किया है। और अगर कभी -7 का निकालें तब भी 7 आएगा। मतलब दो डिफरेंट नंबर्स का, दो अलग अलग संख्याओं का जो मोड है वो सेम आता है। तो भाई जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आंसर प्लस में भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता हो, तो इसीलिए मैं इसको प्लस में भी लेके चल सकता हूँ, इसको माइनस में भी लेके चल सकता हूँ। तो बस इस क्वेश्चन में यही खेलता। तो एक बार हम लेके चलते हैं प्लस लेने पर। प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो मेरे भाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, मैं इस 2m2 को धर ले आऊँगा, तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस का धरा कर 3m2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू जो है -1 आ जाएगा, -1 अपॉन 3, जब हम लोग बात कर रहे हैं इसको प्लस लेने की। अब सुनो मेरी बात, अब सुन लो मेरी बात। अब समीकरण क्या बनेगा, देखो यदि हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट तो दिया है ऑलरेडी 3,2, और जो मेरे पास में स्लोप है m2 है, हम ले लेंगे कितना, माइनस का 1/3, तो मेरे बेटे तब जो समीकरण बनेगा, वो समीकरण बनेगा किस तरीके से, y माइनस y1 एंड m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ जाएगी m2, है ना, -1/3 x माइनस 3। तो अगर आप में सॉल्व कर लो तो मेरे भाई इस 3 को उधर पहुँचा लो चाहे तो, है ना, 3 को उधर पहुँचा लो तो आ जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x एंड +3। तो x को उधर ले आओ, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। चेक कर लो, है ना, आपके पास में। तो दिस इज द इक्वेशन। जब हमने पहला केस डिस्कस किया है प्लस वाला, तो अब हम इसी चीज को यहां से माइनस लेने पर बात करेंगे। क्या लेने पर, माइनस लेने पर। और कहां से उठाएंगे, दोबारा से इस वाले पोर्शन को। तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1 माइनस का 2m2 अपॉन एंड 2 प्लस m2, है ना आपके पास में। या ऐसा कर लें, माइनस इधर ले लें, -1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 माइनस के 2m2, ठीक है। तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 प्लस के 2m2, ठीक है। m2 को उधर ले आओ तो माइनस का m2 बचेगा, और उधर लेके जाएंगे माइनस का 3, तो 1 से 1 कर, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो m2 की जो वैल्यू बनेगी इन केस वो बनेगी 3, है ना। इन केस जब हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं तो बनेगी 3, और जब हम 3 वैल्यू लेके चलते हैं
m2 की वैल्यू 3 लेके चलते हैं, तब समीकरण क्या बनेगा, फिर समीकरण क्या बनेगा, है ना। तब जब हम लोग पॉइंट तो लेके चलेंगे, क्या पॉइंट तो वही है कि 3,2 है और m2 का वैल्यू हम 3 लेके चलेंगे, तो फॉर्मूला फिर से यही लगाएंगे कि y माइनस y1 का काम करेगा 2 इज इक्वल टू m, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, या फिर इसको क्या करो, इधर ले जाओ सबको, 3x माइनस वाई एंड माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, ठीक है बेटा, चेक कर लो। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना, आपके पास में ये आपका आंसर है जब आप नेगेटिव केस डिस्कस करते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि रेखाएं, दो रेखाएं दी गई हैं हमें, 4x प्लस 7y माइनस 3 और 2x माइनस 3y प्लस 1 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। तो मेरे भाई उसने कहा ये है कि दो लाइन है, एक लाइन सपोज कर लीजिए ये, है ना, आपके पास में जो उसने दी है, ये वाली लाइन कह दी हमें, पहले वाली लाइन है, मैं लिख लेता हूँ पहले सिंपली, देखो ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है। 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस माइनस 3y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है मैं पहले भी कई क्वेश्चंस में आपको बात बता चुका हूं कि इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस है कैसी, ये समीकरणें हैं कैसी, दो चर वाली रैखिक समीकरण है क्लास 10th वाली। इन दोनों को जब हम हल करेंगे, हल करने की कई विधियां होती हैं, विलोपन विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर सकते हो, और ग्राफिकल से भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ के चक्कर में मत पड़ना। और विलोपन हो गया और प्रतिस्थापन हो गया, और एक सबसे बेस्ट जो मुझे अच्छी लगती है, जो सबसे शॉर्टकट है, अगर उस पर आपकी कमांड हो गई तो उसमें समय बहुत कम लगता है, वो है बुरज गुणन। और आप लोग फ्री हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको सारी विधियां आनी चाहिए, ग्राफिकल को थोड़ा साइड लाइन कर दो, 3 तो आनी चाहिए आपको। कौन कौन सी, विलोपन, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, आपके पास में, और ब्रज गुणन, और उनमें भी सबसे बढ़िया आपको ब्रज गुणन आनी चाहिए, क्योंकि ब्रज गुणन से सवाल के अंदर बहुत कम समय आपका खर्च होगा और टीचर्स भी जान पाएंगे कि हाँ यार आप अच्छी चीजों को समझते हो। तो मैं इसको प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने का मतलब इनको हल करके x और y के मान निकाल करके, x और y के मान, तो एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि बिंदु मिल जाएगा मुझे, फिर आगे की बात बाद में देखेंगे। तो मैं ब्रज गुणन से अगर मैं करूं तो ऐसे ब्रज गुणन हम करते थे वहां क्लास 10th में, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ माइनस का y लिखेंगे, है ना, आपके पास में। ये कब करते हैं, जब इक्वेशंस किस फॉर्म में हो आपके पास में, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दो इक्वेशंस को रख करके, इस रूप में दो समीकरणों को रख करके हम लोग ब्रज गुणन विधि इस तरीके से अप्लाई करते हैं, पहले x बटे, फिर माइनस y बटे, और फिर 1 बटे, ठीक है ना। अब सरलता से देखो किस तरीके से करेंगे, हम लोगों ने क्या करा था, अगर x के नीचे रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे और फिर गुणांकों की गुणा करते हैं, तो 1 गुणे 7, 7 7 माइनस माइनस आता है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9, बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आया। y के नीचे लिखेंगे तो y को छुपा लेंगे, तो 4 माइनस और 4 माइनस, और आ जाएगा 2 तिया 6, वो भी माइनस का, क्योंकि 3 माइनस का है। फिर 1 के नीचे जब लिखेंगे तो माइनस के 12 और 7 दूनी 14, प्लस के 14, प्लस के 14, अरे माइनस के 14 आएगा ना, कैसी बात कर रहा भाई मास्टर, क्योंकि आप जब किसको छुपा रहे हो, उसको छुपा रहे हो, तो माइनस के 12 माइनस के 14 आएगा आपके पास में। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखो x बटा 9 में से 7 जाके बचेंगे 2 इज इक्वल टू y बटे, यहाँ आ जाएगा माइनस के 10, क्योंकि ये माइनस है, और ये आ जाएगा 10, ठीक है ना, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/28 माइनस का, ठीक है, 1/28 वो भी माइनस का, ठीक है बेटा। एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन की जांच कर लूँ एक बार बेटा कि मैंने संख्याएं सही लिखी है नहीं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कतें होती हैं, ठीक, आपके पास में तो 2x 1/,
ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं गलती यहाँ पे हो रही है ना, ये 28 थोड़ा ही ना आएगा, ये आएगा 26। कितना आएगा? 26 माइनस का 26, हाँ माइनस का 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/13, वो भी माइनस की। ठीक है आपके पास में। चलो जब मैंने इसको किया था दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ ना मैं क्योंकि 7 में से 9 को घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ तो ठीक है सब, और वहाँ भी ठीक है। अब चलो देखो देखो, अब इसको और इसको ले लो आप, है ना, कि जब पहले को लास्ट वाले को लेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 26, माइनस से माइनस और 13, है ना, 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/13। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम लास्ट दोनों को ले लेते हैं, -y/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 26, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10/26 या फिर 5/13, तो y का मान आ जाएगा 5/13। ठीक है बेटा। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है जिसका जिक्र उसने क्वेश्चन में किया है वो क्या बन जाएगा? जो प्रतिच्छेद बिंदु की बात हो रही है, अतः रेखा जो हमारी है, रेखाएं 1 व 2 का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा? वो होगा x, y, इसका मतलब 1/13 और 5/13, 1/13 कोमा 5/13। ठीक है बेटा, ये हो गया। लेकिन आप आगे पढ़ो, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन वो क्या है, अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। मतलब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाएं, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु है, एक लाइन इस तरीके से है जिसका इक्वेशन निकालना है, वो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। मतलब अगर ये a है तो बेटे ये भी b नहीं होगा, ये भी a ही होगा, बिकॉज समान अंतःखंड काटती है अक्षों पर। x अक्ष पे कटा अंतःखंड a है तो y अक्ष पे कटा अंतःखंड भी a ही होगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना, मान लेते हैं कि माना अभिष्ट रेखा, अभिष्ट का मतलब जिसका समीकरण निकालना है, अभिष्ट रेखा यदि कर लो, यदि अभिष्ट रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड ए, मैं कह देता हूं ए काटती है तो अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट शब्द का अर्थ होता है जो आप पूछ रहे हो वही, अभिष्ट रेखा का समीकरण इज व्हाट, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी होता है, लेकिन समान अंतःखंड काटती है तो यहां भी a ही लेंगे, इज इक्वल टू 1। ठीक है, या इसको सिंपली लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू a, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 3, क्योंकि आंसर के अंदर a थोड़ा ही छोड़ देंगे, ये तो हमने माना है ना, ये तो हमने माना, a का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन एक कलाकारी हमें पता है, क्योंकि इस लाइन पर ना ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ को होगा, कहीं ना कहीं 1/13 कहीं भी लगा दो, ऐसे एग्जैक्ट की जरूरत नहीं, ये 5/13, ये पॉइंट इस लाइन पे ही तो है, उसने खुद ही तो कहा है कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला, प्रतिच्छेद बिंदु ये था तो इससे जाने वाला। अब देखो, चूंकि 1/13 कोमा 5/13 रेखा 3 पर स्थित है, तो फिर वही बात जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करा है कि ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा, है ना, ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी कि x की जगह हम भर देंगे 1/13 और y की जगह भर देंगे 5/13, तो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू a। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, 5 और 1 6, 6/13 इज इक्वल टू a, या a का मान आ जाएगा 6/13, और इसको आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। तो समीकरण 3 से जो आंसर बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13, यहीं पे इसको छोड़ दो, कोई ताकत नहीं है जिसको गलत निकाल देगा। ठीक है बेटा, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे भी कुछ कहा है क्या इसने करने का? आगे भी कुछ बोला है इसने? 12वें क्वेश्चन में कुछ आगे भी बोला है क्या उसने?
आगे भी कुछ बात कर रही है। बिंदु पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती हैं। आंसर यार इसके दो आंसर दिए गए हैं ना, तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर उसमें क्या है। 10 पॉइंट विविध प्रश्नावली है ना हमारी, ये विविध प्रश्नावली। हाँ, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर, अरे यार ठीक है, एक ही आंसर है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पता नहीं कहाँ देख लिया मैंने यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन 13वें नंबर की बात करते हैं और कह रहा है दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु का मतलब 0 0, एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 0,0 से जाने वाली और रेखा y = mx + c से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा ये होगा। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके का सवाल हमने नॉर्मली कर लिया है ना, लेकिन वो सवाल किया था, क्वेश्चन किया था, ये एक डेरिवेशन टाइप हो गया, इसके अंदर कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया है, तो इसको करना है। देखिए सबसे पहले एक काम कर लो, आप मेरी बात सुनो, जिस रेखा का समीकरण निकालना है उसका समीकरण, उसको देखो, हल करते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु से माना मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता की जो ढाल है उसको मैं कह लेता हूं M1 है ना। तब रेखा का समीकरण क्या होगा, आपको बता सकते हो मुझे, वो होगा y = m1x। आप कहोगे ये कहाँ से आया भाई, मेरी बात सुनो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था y - y1 m × x - x1। अब अगर ये 0 0 से पास होगा तो यहाँ पर सीधी बात है y1 भी 0 हो जाएगा, m की वैल्यू हमने m1 मान ली है और x - भी 0 हो जाएगा, तो y = m1x ही आ जाएगा। इस टाइप की इक्वेशंस जिसमें c नहीं होता, नॉर्मली y = mx + c होता है, लेकिन अगर c 0 है इसका मतलब फिर सीधी सी बात है y x पर अंतःखंड कटा 0 है तो मूल बिंदु से ही जाएगी, सीधी बात है। तो इस तरीके की रेखाओं का समीकरण हमेशा y = mx होता है और चूंकि हमने ढाल m1 माना है तो उसको y = m1x हम मान लेंगे। तो इक्वेशन ये है। तो अब मेन पॉइंट ये रहा मेरे बेटे, मेन पॉइंट ये रहा, हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू दिस, जैसा हमें प्रूव करना है कि y/x = m1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके हम छोड़ देंगे। अब बस मेन काम ये है कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं हम m1 का मान निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए देखो, चूंकि रेखा y = m1x तथा y = mx + c के बीच कोण जो दिया है वो थीटा दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 होता था फॉर्मूला, और 1 + के m1 m2 होता था, यही तो फॉर्मूला होता था। अब m1 का मतलब पहली रेखा की प्रवणता m1 आ गई। अब इस रेखा की प्रवणता बताइए कितनी होगी, प्रवणता कह रहा हूं मतलब ढाल, है ना। प्रवणता शब्द इस्तेमाल करना आपकी एनसीईआरटी में गुनाह सा लग रहा मेरे को, क्योंकि प्रवणता कहीं नहीं लिखी है, लेकिन प्रवणता का मतलब भी ढाल ही होता है, स्लोप ही होता है। तो अगर मैं प्रवणता का भी बोल देता हूं तो उसको ढाल ही समझिएगा। तो अब y = mx + c का ढाल क्या है, ये है m है, तो सीधी सी बात है हम m2 की जगह क्या यूज कर लेंगे, m यूज कर लेंगे। m2 क्या यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे। अब देखो सुनो ध्यान से, tan थीटा = जब मोड हटता है तो प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको बता ही चुका हूं मैं कि अंदर की मोड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, और आ जाएगा m1 - m/1 + m1m। ठीक है बेटा। अब एक काम करो, ऐसे तो हल करना इसको मुश्किल है, प्लस माइनस ले लो। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लस लेने पर, इज व्हाट, प्लस लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो tan थीटा विल इक्वल m1 - m/1 + m1m। हमें क्या निकालना है, m1 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा tan थीटा × 1 + के m1m = m1 - m। ठीक है जी। अब यहाँ से स्पेस मैं निकाल के लेके आता हूँ सवाल को उस तरफ, मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आ जाएगा tan थीटा और 1 + tan थीटा, नहीं मतलब tan थीटा प्लस m1, ऐसे लिख लो m1m tan थीटा = m1 - m।
ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से आपको देखना है। अब मुझे m1 का मान निकालना है, तो सीधी बात है m1 को उस तरफ ले जाऊंगा, बाकी मटेरियल को उधर की तरफ ले आऊंगा। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा m1m टेन थीटा माइनस, इस m1 को उधर ले जा रहा हूँ, माइनस m1 इज इक्वल आ जाएगा आपके पास में, ये जो m है उसको उधर ले जाओ, मतलब इसको इस वाले को उधर ले आओ, तो माइनस का m ऑलरेडी है ही है, और माइनस का टेन थीटा। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, m1 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा m टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस चाहे तो कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, आपके पास माइनस क्या निकाल ले, कॉमन, या रहने दो भी, माइनस टेन थीटा निकाल लो, चलो कॉमन, तो आ जाएगा माइनस, जब कॉमन निकलेगा दैट विल कम, ठीक है जी, ओके। और सुनो, अब सुनो, m1 का मान निकाल लो, m1 का मान जो निकलेगा माइनस का m प्लस टेन थीटा अपॉन m टेन थीटा माइनस 1। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो उसको नीचे वाले को चेंज कर लो, नीचे से भी आप कॉमन निकाल लो माइनस, तो आ जाएगा m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉमन निकाल करके 1 माइनस m टेन थीटा, ठीक है, माइनस से माइनस, तो m1 का वैल्यू आ गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। तो यानी कि जो समीकरण बनेगा, अतः इस केस में समीकरण जो बनेगा वो समीकरण बनेगा 3 से, देख लो आगे ना, कि y बटे एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, ठीक है जी। लेकिन ये कब आया, जब हमने प्लस चिन्ह लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक इसको अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, जगह तो बहुत है भी, हम लोग यहाँ से करते हैं। नेगेटिव लेने पर, तो जब माइनस लेंगे तो इट मीन्स हम कंसीडर कर लेंगे टेन थीटा, यहीं से देखेंगे ना, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, ठीक है। और अगर मैं एक काम करूँ, उसको उधर ले आऊँ, तो इट विल कम टेन थीटा इंटू 1 प्लस m1m इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ये आ जाएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा m1m इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। m1 निकालना है तो आप इस वाले को उसके पास पहुंचा दो और बाकी को उधर ले जाओ, तो दैट विल कम टेन थीटा एंड m1m प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा, ठीक। तो अब m1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा m1 शुरू में लिख लेते हैं, m शुरू में लिख लेते हैं, m टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो m1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इट विल कम m माइनस टेन थीटा अपॉन m टेन थीटा प्लस 1, या सही कर लें इसको, m1 इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा, ठीक है। तो अब समीकरण, जैसे हमने समीकरण यहाँ लिखा था, अतः समीकरण क्या बनेगा, समीकरण कौन सा था, ये वाला था, m1 की वैल्यू यहाँ रखिएगा, कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा और 1 प्लस m टेन थीटा, ठीक है जी, आपके पास में। अब एक काम कर लो, इसको ना आप कह लो सेकंड और इसको कह लो आप थर्ड। अब मेरी बात सुनो, जब आप सेकंड और थर्ड को कंबाइंड करोगे, तो मेरे भाई आंसर यही प्राप्त करोगे, नहीं करोगे। देखो पहले वाला प्लस में, दूसरे वाला माइनस में, नीचे प्लस फिर माइनस, तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ना, और m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस, क्योंकि आपको पता है कि प्लस वाले में नीचे माइनस है, तो प्लस वाले में नीचे माइनस आएगा,
और आ जाएगा आपके पास में कितना, m tan थीटा। ठीक है जी, तो दैट्स सॉल्व, ये आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ सरलता से।